पाकिस्तान की फौज ने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। लगभग पूरे पीओजेके में मार्च निकाला जा रहा है। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, इंटरनेट नदारद है, चौक चौराहों पर सिर्फ सुरक्षा बल की बंदूकें दिखाई देती हैं। पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई गई है, दूसरे सूबों से पुलिस के दस्ते मंगाए जा रहे हैं। हजारों की तादाद में फौज की टुकड़ियां उतार दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद 3 चेहरों ने शहबाज सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। कौन है ये 3 चेहरे, क्या है इनकी मांगे और पीओजेके में प्रदर्शन की वजह क्या है? आज इसी पर बात करेंगे। साथ में जानेंगे कि हॉर्मुज के बाद ईरान का अब अगला टारगेट क्या है और ट्रंप ने ईरान को क्या नई धमकी दी है। नमस्ते, मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं लल्लन टॉक का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. पीओजेके पर बात करेंगे, लेकिन पहले अमेरिका और ईरान जंग से जुड़े जरूरी अपडेट्स जान लेते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 14 जुलाई को भी हमलों का सिलसिला जारी रहा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि उसने देर रात हॉर्मुज के पास ईरान की दर्जनों मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक 7 घंटे तक चले इस हमले में ईरान की मिसाइल और ड्रोन कैपेबिलिटीज, साइट्स और नेवल कैपेबिलिटीज को भी निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान की तरफ से इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स पर हमले किए हैं। इधर एक दिन पहले हॉर्मुज में हफ्ता वसूली का ऐलान करने वाले ट्रंप 24 घंटे के अंदर ही चिकन आउट कर गए। कहा कि खाड़ी देशों से बात करने के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल लिया है। अब इसके बदले में खाड़ी देश अमेरिका में बड़ा निवेश करेंगे। इसके बाद ट्रंप ने वापस से ईरान को बातचीत की टेबल पर आने का न्योता दिया, लेकिन प्यार से नहीं, धमकाकर। कहा कि अगर ईरान बातचीत और डील के लिए तैयार नहीं होता है तो अगले हफ्ते से उसके पुल और पावर प्लांट्स पर हमला शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अब वो टारगेट करेंगे, ऐसा ट्रंप का कहना है। अगले हफ्ते उनके लिए हालात बहुत बुरे होने वाले हैं, क्योंकि अगले हफ्ते उनके पावर प्लांट और पुलों की बारी है। हम उनके सभी पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे जब तक कि वो बातचीत के लिए तैयार नहीं हो जाते। ट्रंप के बयान से ये तो साफ हो गया है कि वो डील तो करना चाहते हैं, लेकिन इतने भी क्या उतावले हैं कि डील के चक्कर में वो ईरान पर धमकी दे रहे हैं कि हमला कर देंगे। इसकी वजह है एक डर। IRGC ने धमकी दी है कि वो अमेरिका और उसके साथियों के लिए मिडिल ईस्ट में मौजूद एक्सपोर्ट के सारे रास्ते बंद कर देगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान पहले ही बंद कर चुका है। ऐसे में अब उसका अगला टारगेट हो सकता है बाब अल मंदब। नक्शे पर देखिए, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला ये पतला सा रास्ता बाब अल मंदब कहलाता है। अरबी में इसका मतलब होता है आंसुओं का दरवाजा। ये रास्ता हॉर्न ऑफ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के ठीक बीचों बीच से गुजरता है। यूरोप से एशिया आने वाले जहाज इसी रास्ते से होकर आते हैं। अब सवाल है कि ईरान इस रास्ते को बंद कैसे करेगा, क्योंकि ईरान की सीमा तो इससे नहीं लगती है। जवाब है हूती संगठन। यमन के लाल सागर तट के ज्यादातर हिस्से पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। उन्हें ईरान से समर्थन हासिल है। वे ईरान के कहने पर इस रास्ते को ब्लॉक कर सकते हैं। 2023 से 2025 के बीच हमने इसकी मिसाल भी देखी थी। गजा जंग के दौरान हूती विद्रोहियों ने हमास के समर्थन में इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर हमला शुरू कर दिया था। अब ये रास्ता अहम क्यों है? हर दिन बाब अल मंदब स्ट्रीट के रास्ते लगभग 88 लाख बैरल तेल गुजरता है। दुनिया के कुल सी ट्रेड का करीब 15% हिस्सा यहाँ से आता जाता है। एशिया से लेकर यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच ट्रेड का ये सबसे अहम रास्ता है। इसी वजह से दुनिया के सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट्स में से इसकी भी गिनती होती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो जहाज पहले से ही फंसे हुए हैं। ऐसे में अगर अब बाब अल मंदब भी बंद हो गया तो दुनिया पर बड़ा संकट आ जाएगा। तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका पर डील का प्रेशर बढ़ रहा है और ट्रंप धमकी दे रहे हैं। एक तरफ तो ईरान बाब अल मंदब को बंद करने की धमकी दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो हॉर्मुज में अमेरिकी ब्लॉकेड का तोड़ निकालने में लगा हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने ब्लॉकेड से पार पाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। अमेरिकी मीडिया CNN की एक रिपोर्ट की माने तो जिस वक्त अमेरिका ईरान पर ब्लॉकेड लगाने में जुटा हुआ था, उस वक्त फारस की खाड़ी में ईरान ऐसे जहाज तैयार कर रहा था जो इस ब्लॉकेड से बचकर निकल सकें। ये जहाज आमतौर पर अपना ट्रांसपॉन्डर बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैकिंग नहीं हो पाती। कई बार ये अपना नाम और इन पर लगे देश के झंडे भी बदल लेते हैं।
ऐसे में इनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे जहाज़ों को शैडो फ्लीट कहा जाता है। सालों से अमेरिकी सैंक्शंस के तले दबा ईरान इन्हीं शैडो फ्लीट के जरिए अपना तेल बेचता आया है, जिसका मुख्य खरीदार अब तक चीन रहा है। CNN ने समुद्री सुरक्षा पर जानकारी देने वाली कंपनी विंडवर्ड इंटेलिजेंस के हवाले से ये बताया कि वर्तमान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के कम से कम 23 ऐसे जहाज मौजूद हैं। इन पर गलत झंडे लगे हुए हैं। इसके अलावा 7 ऐसे भी जहाज हैं जो सैंक्शंस लगने से पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुके थे। अब वो हिंद महासागर में खड़े हैं और इन सभी पर तेल लदा हुआ है। सिर्फ खरीदार को ये मिलने का इंतजार है। अब ईरान की ये शैडो फ्लीट उसका तेल बेचने में कितनी कामयाब होती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आज की बड़ी खबर पर चलते हैं। पिछले 40 दिनों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आग लगी हुई है। बाजार, दुकानें बंद हैं, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार विरोधी नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार को लगातार अल्टीमेटम दिया जा रहा है, लेकिन जवाब में मिल रही हैं सिर्फ गोलियां। 14 जुलाई को रावलकोट में हुए प्रदर्शन के दौरान लोगों की सिक्योरिटी फोर्स से झड़प हो गई। इसके बाद हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई। 15 जुलाई को भी रावलकोट, मीरपुर, कोटली और बाग जैसे जिलों में मुजफ्फराबाद तक मार्च निकाली जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तान की सरकार ने 16,000 सुरक्षाकर्मी और 10,000 पाकिस्तानी रेंजर्स को बंदूक गोलियों के साथ सड़कों पर तैनात कर दिया है। पिछले 40 दिनों से अब तक हुए प्रदर्शन में करीब 30 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी जो पाकिस्तान दुनिया भर के मंचों पर ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार का ज्ञान बांटता फिरता है, उसकी सरकार बेकसूर लोगों पर गोलियां चला रही है। और सबसे ज्यादा टारगेट पर है POJK के वो लोग जो आवाज उठा रहे हैं। इनमें सबसे ऊपर है एक संगठन, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC। इस संगठन के बड़े नेताओं ने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है। वे अलग अलग जिलों में प्रदर्शन करवा रहे हैं। इनमें व्यापारियों, वकीलों और छात्रों को जोड़ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान ने नेताओं की सूचना के बदले इनाम का भी ऐलान कर दिया था। लिस्ट में सबसे पहला नाम है शौकत नवाज मीर का। 1976 में मुजफ्फराबाद में जन्मे मीर का परिवार पहले से ही राजनीति से ताल्लुक रखता था। उनके पिता मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे और POK के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन मीर ने अपनी पहचान राजनीति से नहीं बल्कि ट्रेड यूनियनों के जरिए बनाई। वो मुजफ्फराबाद के व्यापारियों के संगठन में उभरे और बाद में करीब 10,000 दुकानदारों का प्रतिनिधित्व करने लगे। फिर 2023 में उन्होंने JAAC की स्थापना की। 2025 तक वो मुजफ्फराबाद के लाल चौक में हजारों लोगों की रैलियों को संबोधित कर रहे थे। 2026 आते आते हालात ऐसे हो गए कि वो पाकिस्तान सरकार के मोस्ट वांटेड वाले नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए। POK में प्रदर्शन के लिए उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज हो चुका है। उनके सिर पर इनाम घोषित किया गया और जुलाई की शुरुआत में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया, ऐसी रिपोर्ट सामने आई। दूसरे नेता हैं सरदार उमर नजीर कश्मीरी। ये JAAC के कोर कमेटी के सदस्य हैं और आंदोलन की अंतर्राष्ट्रीय आवाज माने जाते हैं। उन्होंने UN और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को POK प्रदर्शन के पक्ष में कई पत्र लिखे हैं। जब शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी की खबरें आई थी तब उमर नजीर ने ही आंदोलन की कमान संभाली। पाकिस्तान सरकार को 14 जुलाई तक मांग मानने का अल्टीमेटम भी इन्होंने ही दिया था और 15 जुलाई को मार्च का ऐलान भी इन्होंने ही किया था। तीसरे बड़े नेता हैं सरदार अमन खान। अमन खान भी JAAC में शामिल हैं। हाल के प्रदर्शनों में उन्होंने समर्थकों से बड़े पैमाने पर सड़क पर उतरने की अपील की। उनके भाषण और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ आंदोलन को संगठित किया बल्कि आम लोगों को भी इससे जोड़ने का काम किया। अमन खान भारत से भी LOC के रास्ते मदद पहुंचाने की अपील कर चुके हैं। ये तो हो गई नेताओं की बात, लेकिन POJK में बगावत के सुर आखिर बुलंद क्यों हो रहे हैं? इसकी जड़ है 38 पॉइंट वाला चार्टर, यानी POJK के लोगों की 38 मांगे। सस्ता आटा, चावल, दाल और बिजली। लोगों का तर्क है कि पाकिस्तान ने POK की जमीन पर मंगला डैम जैसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां के लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अवाम का कहना है कि जब जमीन हमारी है, पानी हमारा है, तो यहाँ से बनने वाली बिजली हमें सस्ते में क्यों नहीं दी जा रही? सालों से POJK के लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। यहाँ लोगों के लिए आज भी सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक बदहाली है। 2025 में नेचर नाम की एक जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की करीब 66% आबादी खेती और पशुपालन पर निर्भर है।
इसके बावजूद 57% लोगों को फूड इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ रहा है, यानी उन्हें रेगुलर और पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, करीब 29% लोग कुपोषण का शिकार भी हैं, जबकि पाकिस्तान में यही आंकड़ा 20% है। पहाड़ी इलाकों में तो हालात और भी खराब हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ करीब 90% परिवार खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं। इन सब के अलावा बवाल का दूसरा ट्रिगर है विधानसभा चुनाव। 27 जुलाई को पीओजेके में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले जेएसी पॉलिटिकल लेवल पर बदलाव की मांग कर रहा है। मांगे क्या हैं? इसे समझने के लिए आपको पहले पीओजेके का पॉलिटिकल सिस्टम समझना होगा। 1947 में बंटवारे के बाद कश्मीर के भारत से जुड़ने और फिर पाकिस्तान के पीओजेके पर कब्जे की कहानी आपको पता ही है। नहीं पता है तो हमने पीओके प्रदर्शनों पर पुराने एपिसोड्स में इसे बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इधर एलओसी बनने के बाद इसका पश्चिम का हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया, जिसे आज हम पीओजेके कहते हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने इस कब्जे वाले इलाके में अपनी सहूलियत के हिसाब से सरकारें और विधानसभा बना दी, लेकिन पाकिस्तान ने कभी पीओजेके को प्रांत का दर्जा नहीं दिया। वो हमेशा से उसे कश्मीर का आजाद कराया हुआ हिस्सा ही मानता रहा। लेकिन पीओजेके को दिखावे की स्वायत्तता जरूर दे दी गई। उनका अपना राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, अपना संविधान है, खुद का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी है। बावजूद इसके पीओजेके से जुड़े सभी मसलों पर अंतिम फैसला पाकिस्तान की फौज और वहां की सरकार ही लेती है। पीओजेके में प्रशासनिक ताकत पाकिस्तान से भेजे गए अफसरों के हाथ में होती है। यही अफसर प्रशासन चलाते हैं। पीओजेके का राष्ट्रपति और कैबिनेट सिर्फ एक मुखौटा है। पाकिस्तान सरकार कश्मीर काउंसिल के जरिए कंट्रोल रखती है। 14 सदस्यों वाली इस काउंसिल का मुखिया खुद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होता है। 14 में से 6 सदस्य पाकिस्तान सरकार चुनती है, जबकि 8 सदस्य पीओजेके असेंबली से आते हैं। पीओजेके के संविधान का आर्टिकल 56 पाकिस्तान को यह ताकत देता है कि वो जब चाहे पीओजेके की चुनी हुई सरकार या राष्ट्रपति को बर्खास्त कर सकती है। इसके अलावा 2018 में पाकिस्तान ने एक और खेल किया। उसने कश्मीर काउंसिल की सारी बड़ी ताकत अपने हाथ में ले ली। अब पीओजेके के 32 बड़े विषयों पर कानून सिर्फ पाकिस्तान बना सकता है और स्थानीय पीओजेके असेंबली को कानून बनाने से पहले इस्लामाबाद से इजाजत लेनी पड़ती है। जेएसी इन्हीं नियमों में बदलाव करना चाहती है। उसकी 38 डिमांड्स में से जो 3 सबसे बड़ी मांगे हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम से ही जुड़ी हुई हैं। इनमें सबसे ज्यादा बड़ी मांग है रिफ्यूजी सीटों को लेकर। पीओजेके की विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं। इनमें से 12 सीटें उन रेफ्यूजीज के लिए आरक्षित हैं जो 1947 से 1965 में कश्मीर से पाकिस्तान चले गए थे और आज पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में रह रहे हैं। इन 12 सीटों में से 6 सीटें जम्मू डिवीजन से आए शरणार्थियों की हैं, जबकि आबादी करीब 4,34,000 है। बाकी 6 सीटें कश्मीर घाटी से आए लोगों की हैं, जिनकी आबादी महज 30,000 है। यानी 30,000 वालों को भी 6 सीटें और 4 लाख वालों को भी 6 सीटें। इस नियम को पक्का करने के लिए 1974 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने पीओजेके को अंतरिम संविधान दे दिया था। इसमें उन शरणार्थी सीटों को संविधान में जगह दे दी गई ताकि कल को कोई भी कोर्ट इन्हें असंवैधानिक घोषित ना कर सके। यही 12 सीटें पीओजेके में सरकार बनाने और गिराने का फैसला करती हैं। जब चुनाव का मुकाबला बेहद करीब होता है, तब इन रेफ्यूजी सीटों से जीत कर आने वाले विधायक अक्सर किंग मेकर बन जाते हैं। चुनाव दर चुनाव ही देख लीजिए। 1996 में पीपीपी ने पाकिस्तान और पीओजेके दोनों जगहों पर जीत हासिल की। 2001 और 2006 में पाकिस्तान की सत्ता पर जनरल परवेज मुशर्रफ काबिज थे। उनके समर्थन के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने पीओजेके में चुनाव जीता। 2011 में पाकिस्तान में पीपीपी सत्ता में थी, पीओजेके में भी वही पार्टी जीती। 2016 में पाकिस्तान में नवाज शरीफ यानी पीएमएलएन की सरकार थी। पीओजेके में भी पीएमएलएन ने 2/3 सीटें जीत ली। 2021 में इमरान खान की पीटीआई सत्ता में आई तो पीओजेके में भी पहली बार पीटीआई की सरकार बन गई। जैसे ही 2022 में इस्लामाबाद में इमरान की सरकार गिरी, साल भर बाद पीओजेके में भी पीटीआई का सफाया हो गया। यानी चुनाव का कोई भी मतलब नहीं है। इन 12 सीटों पर हमेशा इस्लामाबाद के इशारे पर वोटिंग होती है, जिससे पीओजेके में हमेशा पाकिस्तान की एक कठपुतली सरकार बनी रहती है। कोई विपक्ष या आलोचना की गुंजाइश ही नहीं बचती। अब तीसरी बड़ी मांग है शक्तियों का बंटवारा। पीओजेके के लोग मांग कर रहे हैं कि वित्तीय और प्रशासनिक ताकत स्थानीय सरकारों और नगरपालिका के प्रतिनिधित्वों को दी जाए, ताकि उन्हें हर छोटे बड़े फैसले और फंड के लिए इस्लामाबाद के सामने कटोरा लेकर ना खड़ा होना पड़े। लेकिन पाकिस्तान ये ताकत अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। पीओजेके में ताज़ा प्रदर्शनों की शुरुआत 5 जून को हुई थी। तब से तमाम झड़पों, धरनों, नारों और अल्टीमेटम के बावजूद मामले का कोई भी हल नहीं निकल पाया है। जेएसी की मांग अपने समझ ही ली है।
साफ है कि पीओजेके के लोगों का गुस्सा बहुआयामी है। रोटी बिजली से शुरू हुई ये लड़ाई पॉलिटिकल सिस्टम को चुनौती दे रही है। अब 27 जुलाई को चुनाव से पहले और इसके बाद पीओजेके में क्या होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। सुर्खियों की बारी। चीन की अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर है। पिछले क्वार्टर में चीन की अर्थव्यवस्था मात्र 4.3% की दर से बढ़ी है, जो कि कोविड काल के बाद सबसे कम रेट है। चीन में इससे कम ग्रोथ रेट लेवल 2022 के आखिरी क्वार्टर में था, जब कोविड के कारण 3 साल से देश भर में पाबंदियां लगी हुई थी। 1990 की शुरुआत से क्वार्टरली जीडीपी के आंकड़े जारी कर रहा है चीन। 4.3% की ग्रोथ तब से अब तक के सबसे कम रेट में से एक है। चीन सरकार ने पिछले क्वार्टर में 5% ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था, यानी नतीजे उससे भी कम हैं जितना पहले से अनुमान तय किया गया था। जबकि इस दौरान चीन का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा है, इसमें 27% तक का उछाल आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन में देश के अंदर हालात ठीक नहीं है, उससे घरेलू डिमांड में कमी आई है। आंकड़े भी यही बताते हैं। चीन में कारों की सेल 16% से ज्यादा घट गई है। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। स्थानीय सरकारों पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ा है। ऐसे में चीन की इकोनॉमी फिलहाल एक्सपोर्ट पर ही टिकी हुई है। लेकिन जानकारों का कहना है कि अगर दुनिया में डिमांड घटी और अमेरिका ने फिर से टैरिफ बढ़ाया तो चीन की ग्रोथ को बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए उसे घरेलू समस्याओं को ठीक करना जरूरी है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।